नमस्कार, वेलकम टू लेट्स रीड। जो हमारा चैप्टर था फेडरलिज्म, आज उसके अंदर टॉपिक है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन होता क्या है। जो डिसेंट्रलाइजेशन है उसका मतलब होता है कि जब पावर को सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट्स की गवर्नमेंट से लेकर किसको दे दिया जाता है, लोकल गवर्नमेंट को दे दिया जाता है, लोकल पीपल्स को दे दिया जाता है। अब लोकल पीपल किनको बोलेंगे, जैसे जो लोग शहरों में, गाँव में, ब्लॉक्स में जो भी लोग है ना रहते हैं, वो अपने ऊपर खुद से रूल कर सके, अपने लिए खुद से डिसीजन ले सके, उसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। अब इसकी नीड क्यों है, अगर हम बात करें कि डिसेंट्रलाइजेशन जरूरत क्यों है। सेंटर और स्टेट का रिलेशन सही था कि सेंटर हमारे लिए रूल बनाती है, स्टेट रूल बनाती है, पूरी तरह से जो रिवेन्यू है वो कलेक्ट करती है, वो सारा काम करती है। लेकिन फिर हमें इसकी जरूरत पड़ी, और क्यों पड़ी, तो हम देखते हैं कि अगर मान लेते हैं आपके जो सिटी के अंदर कोई रोड टूट जाती है, तो उसको आप अगर रिपोर्ट करते हैं स्टेट गवर्नमेंट को, तो आपको कितना टाइम लगेगा। लेकिन अगर उसकी जगह कोई ऐसा सिस्टम हो कि आप अपने लोकल एरिया में ही जाए, वहां पर जाकर ही कहीं पर बता दें कि हाँ हमें इस चीज की दिक्कत है, तो वो काम कितना जल्दी हो सकता है। ओके, तो जो लोकल इशू है उनको अच्छी तरह से कौन समझ सकता है, लोकल पीपल ही समझ सकते हैं। जो हम मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया कि अगर मान लेते हैं आपकी ऐसी रोड टूटी हुई है, अब अगर मान लेते हैं कि कोई अगर सेंट्रल गवर्नमेंट उस चीज को ठीक करवाने लग जाए, ओके, तो क्या अलग अलग एरिया की अलग अलग नीड नहीं है। अगर हम एक एक ही स्टेट के अंदर भी बात करते हैं, जैसे हरियाणा स्टेट की बात करते हैं, तो जो हमारा नदरन हरियाणा है, वहां पे क्या है, थोड़ा सा पहाड़ पहाड़ पड़ जाते हैं उसके आसपास, तो वहां की रोड क्या है, जल्दी टूटती है। जो हमारा प्लेन हरियाणा है, मतलब बीच में जो सारा एरिया है प्लेन ही है वो, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे रोड्स थोड़ा कम टूटेंगी। जो हमारा राजस्थान के साथ लगता हुआ हरियाणा है, वहां पे क्या होता है, धूल मिट्टी ज्यादा होती है, तो जो वहां पे सिर्फ टूटने की दिक्कत नहीं है, बल्कि वहां पे जो मिट्टी है, ज्यादा ज्यादा हवाएं आती है, उसके साथ मिट्टी क्या कर देती है, उसको कवर कर लेती है। ओके, तो ऐसे अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह की प्रॉब्लम होती है। जहाँ पे रिवर जाएगी वहां पे रोड जल्दी टूटना शुरू हो जाएगी। तो जो लोकल पीपल है उनको अपने लोकल इशू और उनका क्या समाधान होना चाहिए उसके बारे में ज्यादा अच्छी तरह से पता है। तो इस वजह से क्या है, हमें नीड पड़ती है डिसेंट्रलाइजेशन की। साथ में जो लोग हैं डेमोक्रेसी को समझ सके, अपना पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट के अंदर दे सके, इसके लिए भी हमें जरूरत है डिसेंट्रलाइजेशन की। अगर पावर को शेयर नहीं किया जाता तो कई बार क्या होता है, लोग अनसेटिस्फाई हो जाते हैं। और जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो इंश्योर करती है कि लोग भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस में अपना अपना पार्टिसिपेट कर सके। एक तो हम सिर्फ सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के लिए क्या करें, जो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट है वहां पे सिर्फ वोट डाल दे और सारे साल वही सरकारें काम करें। एक हम लोकल लेवल को गवर्नमेंट को चूज करें, वहां पे अपने कुछ सजेशंस भी दें, तो वो ज्यादा एक डेमोक्रेटिक जो मोर जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसको अच्छी तरह से इंश्योर कर पाता है। ओके, उसके बाद आता है हमारा जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो कैसे किया गया था। एक तो जो रूरल एरियाज के लिए किया गया, एक था जो अर्बन एरिया के लिए किया गया। जो रूरल एरिया के अंदर किया जाता है हम उसको, जो ये डिसेंट्रलाइजेशन था इसको बोला गया पंचायती राज। इसमें दो तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया, रूरल एरिया के लिए और अर्बन एरिया के लिए। 1992 में इसको लेके आया गया था सरकार के द्वारा, संसद में एक बिल पास करके इसको बनाया गया था। इसके अकॉर्डिंग क्या था, जो विलेज लेवल पर क्या होगा, पंचायतें होंगी, और अर्बन लेवल्स पर क्या होंगी, म्यूनसिपैलिटीज होंगी। ओके, इसकी क्या जो करेक्टरिस्टिक है, इलेक्शन रेगुलर होंगे, हर 5 साल बाद इलेक्शन करवाए जाएंगे। और कौन इलेक्शन करवाएगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन इसके इलेक्शन करवाएगा। सीट्स के अंदर रिजर्वेशन भी दिया गया, एससी के लिए, ओबीसी के लिए, वुमेन्स के लिए। ओके, साथ में जो जहाँ पर एसटी स्केड्यूल ट्राइब्स रहती है उनके लिए भी रिजर्व की गई सीटें, ताकि हर कोई इंश्योर कर सके कि पार्टिसिपेशन सभी की हो। जो रिवेन्यू और पावर है कि जो लोकल गवर्नमेंट है वो कहाँ से अपनी सरकार चलाएगी, कहाँ से वो पैसा इकट्ठा करेगी, कहाँ पर टैक्स लगाएगी, इन बातों को भी इसके अंदर पहले ही बताया गया बाय कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, उसके बाद हम देखते हैं कि रूरल लोकल गवर्नमेंट थी कैसी या फिर है कैसी। यहाँ पर जो मैं आपको बता रही हूँ ये 3 टायर है, लेकिन हर एक स्टेट के अंदर 3 टायर गवर्नमेंट नहीं होती।
कुछ स्टेट जो छोटी छोटी स्टेट है वहाँ पे 2 टायर गवर्नमेंट होती है, जहाँ पे एक तो जिला परिषद और जो विलेज लेवल है वो सिर्फ 2 ही लेवल्स पर होती है। ओके, और कई सारी स्टेट्स में क्या होती है 3 लेवल्स पर होती है। तो जो 3 लेवल गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट, वो कैसी होगी? अगर हम विलेज लेवल की बात करेंगे, या फिर कई बार ग्रुप ऑफ विलेजेस भी हो जाते हैं, जो छोटे छोटे गांव हैं वो एक ही पंचायत बनाते हैं मिलकर, उसको हम बोलते हैं ग्राम पंचायत। जो वो पंचायत या फिर एक गांव के अंदर, ग्राम का मतलब होता है गांव या विलेज, जो गांव के अंदर रहने वाले लोग हैं वो क्या करते हैं, वोट डालते हैं और किसको चुनते हैं, पंचों को और सरपंच को चुनते हैं। ठीक है। ग्राम सभा क्या होती है, जितने भी 18 ईयर से अबव के लोग हैं एक गांव के अंदर, वो सभी मिलकर बनाते हैं ग्राम सभा। और ये सभी लोग जो भी मीटिंग होती है पंचायत की उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैंडेटरी नहीं होता है, आपकी मर्जी होती है, आप कोई भी जाकर वहां पर क्या कर सकते हैं, ग्राम पंचायत के अंदर अपने जो सुझाव हैं या फिर जो भी इसकी मीटिंग होती है उनको सुन भी सकते हैं और अपना सुझाव भी दे सकते हैं। कंपलसरी होता है कि कम से कम 2-3 बार तो साल के अंदर पंचायत बैठेगी ही बैठेगी, और क्या करेगी वहां पे, एनुअल बजट के बारे में बताएगी और जो भी परफॉर्मेंस रही है गांव के अंदर, क्या क्या काम किया गया है उसके बारे में बातचीत की जाएगी, उसके बारे में लोगों को बताएगी। ओके, तो ये थी हमारी एक विलेज लेवल के ऊपर। उसके बाद आती है ब्लॉक, या फिर जिसको हम मंडल भी कहते हैं। ठीक है, उसके अंदर हमारी बनती है पंचायत समिति। ये होती है, ये तीनों तीनों ही बोल दिया जाता है इसको, ग्रुप ऑफ फ्यू पंचायत, कई सारी पंचायतें मिलकर बनाएंगी पंचायत समिति, ब्लॉक और मंडल। ठीक है, और कौन इसको इलेक्ट करेगा, जो पंचायत के मेंबर होते हैं, जो लोग होते हैं पंचायतों के अंदर रहने वाले, वो लोग पंचायत समिति या ब्लॉक समिति को इलेक्ट करते हैं। उसके बाद आता है जिला परिषद। जिला परिषद क्या होती है, अब जितनी भी जो ये पंचायत समितियां थी, ये क्या करती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इसको चूज करते हैं, उसको बोलते हैं जिला परिषद। इसके अंदर एक जिला का जो भी एमपी है, एमएलए है, या फिर कई सारे जो सरकारी ऑफिसर्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के, वो भी मेंबर होते हैं। ठीक है, इसके हेड को हम क्या, इसके हेड को, जो जिला परिषद है उसके हेड को क्या बोला जाता है, जिला परिषद चेयरपर्सन। ओके, जो हमारा विलेज लेवल होता है उसके हेड को क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है सरपंच। सो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अब अर्बन लोकल गवर्नमेंट। अर्बन लोकल गवर्नमेंट में कौन आता है, टाउन्स के लिए म्युनिसिपैलिटीज, या फिर जो हम बोलते हैं नगर पालिका। ओके, इसकी जो पॉपुलेशन होती है, वो कितनी पॉपुलेशन होती है एक सिटी की, तो वहां पे नगर पालिका या फिर टाउन म्युनिसिपैलिटी बनेगी 1 लाख से लेके 10 लाख, अगर इतने बीच की जो पॉपुलेशन है तो वहां पे हम क्या बनाएंगे, टाउन म्युनिसिपैलिटी। जो बहुत बड़े बड़े शहर होते हैं वहां पे होती है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, या फिर जिसको नगर निगम भी बोला जाता है। और यहाँ पे क्या होगा, जब जो कंट्री की पॉपुलेशन 10 लाख से, सॉरी सिटी की पॉपुलेशन, जिस सिटी की पॉपुलेशन 10 लाख से अबव होगी उसको बोला जाता है नगर निगम। हेड कौन होता है इसका, इसका हेड होता है मेयर, और ये भी कौन चूज करता है, जो लोग वोट डाल के उसको इलेक्ट किया जाता है। ओके, उसके बाद इसकी बेनिफिट या करेक्टरिस्टिक क्या है, हमने है ना जो करेक्टरिस्टिक फेडरेशन की पढ़ी थी, या फिर फेडरलिज्म की पढ़ी थी, या अभी जो हमने ऊपर देखा था कि नीड क्या है, वही चीजें इसकी करेक्टरिस्टिक में भी आ जाती है, कि जो पावर है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देती है लोकल लेवल पर। साथ में जो लोग हैं डेमोक्रेटिक प्रोसेस में क्या कर पाते हैं, पार्टिसिपेट कर पाते हैं, लोग अपने ऊपर खुद से ही रूल कर पाते हैं, अपने अपनी नीड के अकॉर्डिंग रूल रेगुलेशन बना पाते हैं। गवर्नमेंट के अंदर हर कोई पार्टिसिपेट कर पाता है, लोग डेमोक्रेसी के बारे में ज्यादा जान पाते हैं। तो इस तरह की जो है ये इसके कैरेक्टरिस्टिक या बेनिफिट्स होते हैं। वुमेन को पार्टिसिपेशन अच्छी तरह से मिल जाती है, क्योंकि कई जगह पे तो यहाँ पे जो वुमेन्स उनके लिए 50% रिजर्वेशन भी दिया गया है, और कुछ स्टेट है जहाँ पे 33% रिजर्वेशन किसके लिए है, वुमेन्स के लिए है। ओके, तो ये जो हमारा चैप्टर था ये हमारा खत्म होता है फेडरलिज्म के बारे में। जब भी आप चैप्टर पढ़ें तो एक बार मैप को भी जरूर देखते रहें, क्योंकि कई सारी चीजें आपको मैप से ही याद हो जाती है। ओके, और कई सारी जो छोटी छोटी चीजें हैं उनका भी ध्यान रखें, कि जैसे कोलिशन गवर्नमेंट क्या होती है,
या फिर कई लैंग्वेज पॉलिसी के बारे में, कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज है, किस स्केड्यूल के अंदर ये जो ऑफिशियल पावर है उसके बारे में बताया गया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कब तक लिखा गया था कि जो इंग्लिश है उसका हम यूज बंद कर देंगे एज ऑफिशियल लैंग्वेज। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, पंचायती राज कब आया था, कितने टायर में गवर्नमेंट बनाने का, लोकल गवर्नमेंट बनाने की बात की गई थी, इसकी नीड क्या है। तो इस तरह की चीजें आप पढ़ें और अच्छी तरह से समझें। रटने की जरूरत नहीं होती है, एसएसटी को समझने की जरूरत होती है और आप उसको अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। थैंक यू।